हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर 10 जो कि बात करेगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ऊपर। अब ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स आपको नाम से थोड़ा सा ये अपना ऐसे चैप्टर लगेगा। बेसिक थिंग इज दिस कि हम इसके अंदर ऑडिटर्स को क्या चीजें नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या क्या चीजें ऑडिटर कर सकता है और उसके क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं, उससे रिलेटेड मैटर्स की यहाँ पे बात होगी इन रिलेशन विद ऑडिटर और कंपनी ऑडिटर, आप ऐसा कह सकते हो। ये जो चैप्टर है ये आपके ऑडिट में भी आता है कंपनी ऑडिट के नाम से, और जितने ही सेक्शन हम देखेंगे जो कि हमारा 139 से शुरू होगा और 148 तक जाएगा, तो उन सभी सेक्शन की चर्चाएं जो है वो आपकी कंपनी ऑडिट में भी होती हैं। क्वेश्चन की कैटेगरी थोड़ी सी बदल जाती है, पूछने का नजरिया तरीका बदल जाता है, बट जो प्रोविजंस है ऑब्वियसली वो कंपनी लॉ के ही रहेंगे। जितने भी हमारे सेक्शंस है और उसके अंदर के सब सेक्शंस एंड रूल्स हैं वही सारी बातें वहां पे भी पूछी जाती हैं। तो इस जो सेक्शंस जो हमारे 10 सेक्शन अभी हम इसके अंदर पढ़ने जाएंगे, ये सारी चीजें आपकी वहां पे भी यूज में आ सकती है, वहां के लिए भी ये फायदेमंद है। ठीक है, अब हम इसके अंदर बात करेंगे ऑडिटर एंड ऑडिटर्स की। तो बेसिकली क्या क्या चर्चाएं इसके अंदर होंगी, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका जो पहला सेक्शन है वो बात करेगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो फिलहाल की वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बाकी हमने इसके अंदर ये सारी मल्टीपल वैरायटीज को देखना है कि अपॉइंटमेंट होता है तो क्या बातें होंगी, किस तरीके से ऑडिटर को रिमूव किया जाता है, या फिर अगर ऑडिटर खुद से रिजाइन करना चाहे तो उसके बारे में क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन ऑडिटर बन सकता है कौन नहीं बन सकता, क्या रेम्यूनरेशन ऑडिटर को प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे ये डिसाइड होता है, क्या पावर एंड ड्यूटीज होती हैं हमारी ऑडिटर की और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। फिर बात आएगी सेगमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फिर आएंगे कुछ कुछ सर्विसेज जो कि ऑडिटर हमारा प्रोवाइड नहीं कर सकता, फिर ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करने की जिम्मेदारी होती है हमारे ऑडिटर की, फिर हमारे ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है प्लस उसका राइट भी होता है कि उसको नोटिस मिले एजीएम को अटेंड करने के लिए और उसको वो अटेंड करे। अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो क्या पनिशमेंट्स होगी, और एट लास्ट बात होगी सेक्शन नंबर 148 के अंदर जो कि बताएगा आपको कॉस्ट ऑडिटर के बारे में, कॉस्ट ऑडिट के बारे में। तो जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग वाले हैं उसके लिए भी ये वाली चीजें आपको पर्सनली फील कराएगी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आप जब कॉस्ट ऑडिटर बनोगे तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है वो आपको पता लगेगा सेक्शन नंबर 148 के अंदर। ठीक है, चलिए तो आज पहले बात करेंगे हम सबसे पहले पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 139 के ऊपर। अब 139 जो है वो अपने आप में काफी लेंथी सेक्शन है, बहुत सारे सब सेक्शंस है और सब सेक्शंस भी काफी डिटेल्ड में है। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर दें। पहला पार्ट होगा जो कि कॉन्सेप्चुअली एक कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा डिजाइन करेगा, मतलब समझाएगा आपको मल्टीपल सब सेक्शंस की मदद से, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो फिर अपने आप में है, मतलब उसका दूसरे पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। तो इसलिए इसको दो पार्ट में लेके चलेंगे, दो तरीके से इसको दो पार्ट में इसको कवर करेंगे इस एक फ्लो के सेक्शन को। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि क्या जरूरत पड़ती है कंपनी में ऑडिट करवाने की, क्या जरूरत पड़ती है ऑडिटर की। तो एक जनरल सिनेरियो ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं, कई बार ऐसा ही होता है कि वही जो मेंबर्स होते हैं वही उनके डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब जो मोटे मेंबर्स हैं, लाइक जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है, वही कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, वो खुद ही एज अ डायरेक्टर भी वहां पे काम कर रहे होते हैं, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब जो मेन मालिक है, मोटे मालिक हैं, वो अपना फायदा उठाने के लिए या फिर वो किस तरीके से प्रॉपरली सारी चीजों को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चेक कैसे हो पाएगा। एक तो ये होता है कि सारे मेंबर्स हमारे अलग हैं और डायरेक्टर्स अलग है जिनको अपॉइंट किया गया है, तो उनको इंडिपेंडेंट वे में काम करने के लिए कहा जाएगा और वो काम करेंगे। लेकिन अगर मेंबर्स ही डायरेक्टर है या फिर ये भी सिनेरियो है कि चलो जी मेंबर अलग है डायरेक्टर अलग है और डायरेक्टर भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कैसे चेक किया जाए। मेंबर्स कैसे तसल्ली से बैठ जाए कि हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी प्रॉपरली कंप्लाई कर रही है, अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं चल रही। ऐसा तो नहीं है कल को सारा पैसा मेंबर्स का डूब जाएगा, शेयर होल्डर्स का डूब जाएगा। तो उस पर्पस के लिए जरूरत आती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की, कि भैया एक ऑडिटर को और अपॉइंट करो कंपनी के अंदर जो कि चेक करेगा इंडिपेंडेंट बेसिस पे, वो अनबाइज्ड तरीके से काम करता है, अपनी ओपिनियन को जो रखेगा वो अनबाइज्ड रखेगा एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, कि भैया ये कंपनी मैंने चेक किया, ये सारी चीजों को यहाँ पे देखा गया और इसके बाद पता लगा कि कंपनी क्या क्या कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कंपनी सही से काम कर रही है, और वो चीजें जो है होती है उसके ऊपर ही रिलाई करते हैं हमारे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, तो इसलिए ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ताकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड है कि नहीं, उसके अंदर कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं चल रहा, उसके ऊपर एक चेक बनाया जा सके ताकि वो लोग भी प्रॉपरली से काम करें, ताकि उन्हें एंड में पता होगा कि भैया ऑडिट होगा तो हमारी पोल खुल जाएगी, इस वजह से कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी है, कोई गलत एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है कंपनी के अंदर। तो ये बेसिकली रेलेवेंस है ऑडिट का या ऑडिटर्स का। अब ना सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जिसके अंदर जो सबसेक्शन नंबर 1 है वही बात करता है आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। क्या कहा जाता है कि हर एक कंपनी को अपने पहले एजीएम में अपॉइंट करना होता है, किसको, ऑडिटर को। अभी आप देखोगे फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है,
सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है, रीअपॉइंटमेंट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट आपके फर्दर सेक्शंस में आएंगे। ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी बनने के ही कुछ दिन के बाद, मतलब एक तो बात हो रही है यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले एजीएम के अंदर अपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, लेकिन जब कंपनी हमारी बनती है उसी के कुछ दिनों के अंदर अंदर बोर्ड को अपॉइंट करना होता है ऑडिटर को। तो वो एजीएम तो नहीं आया, क्योंकि एजीएम तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी उसके काफी टाइम के बाद आएगा, जो कि हमने सेक्शन 96 में देखा हुआ एजीएम की प्रोविजन के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग जब एजीएम आएगी तब अपॉइंटमेंट होगा, वो हमारा कहलाएगा ऑडिटर। उससे पहले भी एक ऑडिटर अपॉइंट हो चुका होगा जो कि बोर्ड ने किया होगा, उस ऑडिटर की बात यहाँ पे नहीं की जा रही। जो बोर्ड ने हमारा ऑडिटर किया होगा दैट इज फर्स्ट ऑडिटर। ये जनरल सिनेरियो है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो कि बताता है क्या कि हर एक कंपनी को अपने पहले एजीएम के अंदर क्या करना होता है, ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। ऑडिटर जो होते हैं, इस चीज को भी यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं कि दो टाइप से ऑडिटर अपॉइंट किए जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप एक इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि आपने आप अकेले ही आप काम करते हैं, आपने एक ऑफिस खोला हुआ है और अपना काम करते हैं। ठीक है ना। तो उस केस में आपको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ ऑडिटर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है कि आपने पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ कि आप भी हैं, आपके 2-4 दोस्त भी हैं और 2-4 और एसोसिएट है। कहने का मतलब है कुछ 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी लोगों ने मिलके एक फर्म स्टैब्लिश की। उस फर्म को हमें रजिस्टर कराना होता है आईसीएआई के पास, जिससे कि हमें मिलता है एफआरएन, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पर हम काम करते हैं। लाइक एक फॉर्म है जेपीएन एसोसिएट्स, वो रजिस्टर्ड है आईसीआई के पास, और उस फॉर्म के अंदर सपोज कीजिए 4 पार्टनर्स हैं जो कि चारों के चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो इस तरीके के फॉर्म जो होते हैं वो भी ऑडिटिंग का काम करते हैं, और एक पूरे फॉर्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ ऑडिटर। तो एज अ ऑडिटर हम इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। अच्छा, अब जो पहले एजीएम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो कितने सालों तक ऑडिटर रहेगा? तो ये कहा जाता है क्या कि जो पहले एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो टिल 6th एजीएम की कंक्लूजन तक, मतलब पहली एजीएम के कंक्लूजन से वो अपॉइंटेड माना जाएगा और 6th एजीएम की कंक्लूजन तक वो हमारा ऑडिटर रहेगा एक कंपनी का। मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ कि 5 साल का एक टर्म है जिसके लिए अपॉइंट किया जाता है एक बार ही ऑडिटर को। अब इस चीज को जरा और समझो कि सपोज करो पहले एजीएम के कंक्लूजन में हमने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, तो क्या दूसरे साल जब एजीएम होगी तो क्या उसका अपॉइंटमेंट होगा? क्या तीसरे साल वाली एजीएम में अपॉइंटमेंट होगा? क्या चौथे साल वाली एजीएम में अपॉइंटमेंट होगा? या फिर सीधा 6th की कंक्लूजन में दोबारा रीअपॉइंटमेंट होगा? तो क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है ये कि भैया अपॉइंटमेंट एक बार हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब 5 साल के एक टर्म के लिए अपॉइंट कर दिया गया। अगले साल की एजीएम में उसके ऊपर रेटिफिकेशन होता है, अपॉइंटमेंट नहीं होता, रेटिफिकेशन होता है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हाँ जी, जो पिछले साल हमारा ऑडिटर था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं अगले साल के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं और अगले साल के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं और अगले साल के लिए। इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। और अगर अपने को चेंज करना है, चेंज का मतलब कि 2 साल हो गए, हम चाहते हैं तीसरे साल में वो ऑडिटर ना रहे, तो हम उसको हटाएंगे और उसकी जगह पे फिर दूसरे बंदे को अपॉइंट करेंगे, वो फिर हमारा अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको समझना है। तो क्या कहा गया कि पहली एजीएम की कंक्लूजन से लेकर 6th एजीएम की कंक्लूजन तक वो हमारा ऑडिटर रहेगा जिसको कि अपॉइंट किया गया होगा फर्स्ट एजीएम के अंदर। अब किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, क्या प्रोसीजर होगा अपॉइंटमेंट का, किस तरीके से ऑडिटर को सेलेक्ट किया जाएगा, वगैरह वगैरह, जितने भी इसके रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे आपके दिए हुए हैं कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 के अंदर। अब उसकी बात करेंगे तो उसके ऊपर क्या कहा गया कि पूरे सिनेरियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 2 कैटेगरी का मतलब कि एक कैटेगरी वो जहां पे कंपनी के पास एक ऑडिट कमेटी होती है और दूसरी कैटेगरी वो जहां पे कंपनी के पास ऑडिट कमेटी नहीं होती। अब ये क्या टर्म है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा। अब इसको जाने से पहले ऑडिट कमेटी क्या होता है तो उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने चर्चा दे रही है। क्या कह रहा है क्या कि सेक्शन नंबर 177 आता है एक, जो कि बात करेगा कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर एक ऑडिट कमेटी बनाओ। ठीक है। तो कुछ क्लासेस, सभी कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, बट कुछ कंपनीज के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी कंपनी के अंदर एक ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करें एज पर सेक्शन नंबर 177। ठीक है जी। कौन सी कंपनी? तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसमें एक हमारी ऑडिट कमेटी होगी ही होगी। जो भी पब्लिक कंपनी है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल हमारा 10 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, उनके पास एक ऑडिट कमेटी होना चाहिए। कोई भी पब्लिक कंपनी ऐसी है जिसका कि टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, उसके पास एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। और कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके जो लोन्स हैं, बोरोइंग्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इन सबकी आउटस्टैंडिंग को अगर मिलाया जाएगा तो वो 50 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, तो उस कंपनी के अंदर भी हमारे ऑडिट कमेटी
होनी चाहिए। तो मतलब कहा गया कि कुछ कह लो कि बड़ी कंपनी जिसकी पेड अप ज्यादा हो, टर्नओवर ज्यादा हो या लोन्स ज्यादा हो, या फिर वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो, तो इन सिनेरियो में अब यहाँ पे पब्लिक कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी में ऑडिट कमेटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे सारे काम बोर्ड करेगा। बट जहां पे ऑडिट कमेटी है वहां पे ऑडिट कमेटी के ऊपर एक लाइबिलिटी आती है। लाइबिलिटी क्या है कि ऑडिट या ऑडिटर से रिलेटेड सारे मैटर्स में उसकी दखल अंदाजी होगी, मतलब उसकी रिकमेंडेशन होगी, उसकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे ही जो बोर्ड है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए। तो अब ऑडिट कमेटी को हमें 177 को पूरा नहीं पढ़ना, बस हमने यहाँ पे देख लिया कि किन किन कंपनीज में जरूरत होती है ऑडिट कमेटी की होने की। तो आपको ये पता होने चाहिए, लिमिट्स पता होने चाहिए, ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। ऑल्दो आपके जो सेक्शंस है वो 148 तक ही है, बट 177 का लिंकेज है, तो इसलिए इससे रिलेटेड सवाल आपके में आने की संभावनाएं हो सकते हैं। इवन तो आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, तो इस वजह से आप इसको जरूर समझ के और याद करके चलेंगे। चलिए, तो अब दो कैटेगरी समझ में आई कि ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाती है कौन? हमारी ऑडिट कमेटी। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कहलाएगी? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो भी सिनेरियो रहा हो, द थिंग इज कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जब भी ऑडिटर को अपॉइंट करने जाएंगी, अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे, वो हम प्रोसीजर और देखेंगे किस तरीके से होगा। द थिंग इज कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली चेक करे क्वालिफिकेशन को, जैसे कि ऑडिटर प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर, उसको भी चेक करना है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि कंपनीज अलग अलग हो सकती है, उनके साइज एंड नेचर और ट्रांजैक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट क्या ये जो ऑडिटर है या ऑडिटर फर्म है वो क्या हमारी कंपनी ऑडिट कर सकती है, इस चीज की इवैल्यूएशन भी कौन करेगा? ईदर ऑडिट कमेटी इन केस अगर है, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको ही ये इवैल्यूएट करना है कि जो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है उस फर्म का या फिर उस इंडिविजुअल ऑडिटर का, वो हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं, हमारी कंपनीज के नेचर एंड साइज को देखते हुए। ठीक है जी। तो अपॉइंटमेंट से पहले इन चीज को वो कंसिडर करके चलेंगे। नाउ उन्हें यह भी ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि क्या कोई पेंडिंग तो प्रोसीडिंग्स नहीं है। मतलब पेंडिंग प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं जो कि उस ऑडिटर के ऊपर चल रहे हो और वो भी पेंडिंग हो। मतलब कि सपोज करो कि ऑडिटर के ऊपर किसी ने कोई केस फाइल किया हो कि इन्होंने फ्रॉड में एक्टिविटी करी है, या कोई भी प्रॉपरली ऑडिट की कंप्लायंस नहीं करी, या फिर कोई भी इनका मिसकंडक्ट रहा है, उसके लिए एक केस फाइल हुआ जो कि अभी कोर्ट में या ट्राइब्यूनल के पास वो पेंडिंग चल रहा है। या फिर हमारे आईसीआई, जो आईसीआई भी उसके ऊपर जो मेजरमेंट लेता है उसके पास ही पेंडिंग चल रहा है, मतलब अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया कि हाँ जी ऑडिटर ही मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही वो अभी तक क्लीन चिट हो गया, मतलब कि वो पेंडिंग है अभी। तो अगर कोई पेंडिंग होता है तो उसकी लिस्ट जो होती है ना वो भी ऑडिटर प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? कंपनी को। जो कंपनी अपॉइंट करेगी ऑडिटर को, उसे कहती है कि भैया कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग अगर चल रही है आपके अगेंस्ट प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो आप हमें बताओ। तो उन चीजों को भी ऑडिटर से लेना और उसको प्रॉपरली चेक करना अपने बेसिस पे कि भैया हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इनको अपॉइंट कर लेना चाहिए, कल को देखी जाएगी क्या होगा। तो द थिंग इज कि उस बात को भी रिगार्ड में लेना जरूरी है, किसको? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ना उसके बाद अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन लगता है कि हाँ भैया ऑडिटर से जाननी चाहिए, पूछनी चाहिए, पता करनी चाहिए बिफोर सच अपॉइंटमेंट, तो उस चीज के लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ जी वो इंफॉर्मेशन भी वो उससे ले सकती है ऑडिटर से। ठीक है। नाउ फिर बात आती है वही दो कहानी कि भैया जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर सपोज करो यहाँ पे ऑडिट कमेटी है, तो क्या होगा? ऑडिट कमेटी पहले रिकमेंड करेगी किसको? बोर्ड को। जनरल एक प्रोसेस पहले समझ लो, इन्हीं चीजों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या प्रोसेस होता है कि अगर ऑडिट कमेटी है तो वो पहले सेलेक्ट करेगी ऑन द बेसिस जो अपने पीछे ग्राउंड्स देखे, उसके बेसिस पर उन्होंने इंडिविजुअल फॉर्म जिसको भी सेलेक्ट किया है उसकी रिकमेंडेशन देंगे वो बोर्ड को। बोर्ड फिर उनकी रिकमेंडेशन को इवेलुएट करेगा, और अगर बोर्ड को सही लगता है कि हाँ जी जो रिकमेंडेशन हमारे पास ऑडिट कमेटी से आई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको वो फर्दर रिकमेंड करेगा हमारे एजीएम के अंदर। किसको? मेंबर्स को। मतलब एजीएम में उसको ले डाउन करेगा कि भैया ये रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी की और हमें भी लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो मेंबर के सामने पेश करेगा। अगर मेंबर की उसके ऊपर वोटिंग आ गई और ज्यादातर लोग जो हमारे होते हैं जो रेजोल्यूशन में पास करना होता है वो पास हो गया, तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब बात आती है कि वो कंपनी जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है, तो ऑडिट कमेटी नहीं है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि कोई रिकमेंडेशन तो आएगी नहीं, तो बोर्ड खुद ही से कंसीडर करेगा कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और जो भी उसको लगता है कि हाँ जी ये फॉर्म इंडिविजुअल या फिर ये फॉर्म को अपॉइंट कर लेना चाहिए, उसको फर्दर रिकमेंड कर देगा किसको? मेंबर को इन एजीएम, और एजीएम में उसका डिसीजन हो जाएगा। तो
कहने का मतलब क्या है कि ऑडिट कमेटी होगी तो आपको जो चेन है वो 3 लेयर का हो जाएगा। पहले ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी, वो रिकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर्स को, और मेंबर्स उसके ऊपर अपना एसेंट दे देगी। बट ऑडिट कमेटी नहीं है तो एक चेन आपको कम कर देना, सीधा सीधा बोर्ड रिकमेंड करेगा और मेंबर्स उसके ऊपर डिसीजन दे देगा। तो ये सिंपल सी बात यहां पे चल रही है। नाउ फिर बात आती है कि अगर सपोज करो कि ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया बोर्ड को, और बोर्ड को लगता है कि नहीं जी रिकमेंडेशन में कोई इशू है, वो डिसएग्री करता है रिकमेंडेशन से, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेफर बैक करेगा ऑडिट कमेटी को। मतलब ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी बोर्ड को, बोर्ड को उसमें कोई दिक्कत लगी तो बोर्ड उसको वापस रिटर्न करेगा रिकमेंडेशन को, किसको? ऑडिट कमेटी को, और कहेगा कि ये रीजन है जिसकी वजह से आपका जो रिकमेंडेशन है वो सही नहीं है, वो मानने योग्य नहीं है, आप इसको दोबारा से रिकंसीडर करो। हमारे हिसाब से ये मानने योग्य रिकमेंडेशन नहीं है, आप दोबारा से इसको रिकंसीडर करो और फिर हमें बताओ क्या करना चाहिए। फिर ऑडिट कमेटी से दोबारा से रिकंसीडर करेगी। अब जब रिकंसीडर करेगी तो दो बातें हो सकती है, या तो उसको भी लगेगा नहीं 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 बोर्ड सही कह रहा है, इसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। अगर उसको ऐसा लग गया तो बात खत्म हो गई, बोर्ड फिर खुद से ही रिकमेंड करेगा, खुद से कंसीडर करते हुए रिकमेंड करेगा मेंबर को और कहेगा कि भैया ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन आया था लेकिन वो सही नहीं था, तो फिर मैंने उसको वापस करते हुए, खुद से रिकंसीडर करते हुए आपको रिकमेंड किया है। पर अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि दोबारा से रिकंसीडर करने के बाद भी वो सारे डाउट जो बोर्ड के मन के थे वो उसने दूर कर पाए, तो दूर करने के बाद वो फिर से रिकमेंड करेगा बोर्ड को, और बोर्ड उसको इवेल्युएट करते हुए अगर आप बोर्ड सेटिस्फाई हो गया कि नहीं जी अब जो इन्होंने रिकमेंड किया ये परफेक्ट है और जो मेरे डाउट थे वो दूर हो चुके हैं, तो वो फिर फर्दर उसको रिकमेंड कर देगा हमारी मेंबर्स को इन एजीएम। तो ये सारी कहानी चल रही है। फिर बात आती है क्या कि जो अपॉइंटमेंट होगा, जो ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, तो भैया ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले उसे दो चीजें लेनी होती है। नंबर 1 लेना होता है कि रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट मतलब कि भैया उसको एज अ ऑडिटर अपॉइंट होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो हर तरीके से राजी खुशी है, इस चीज का वो एक रिटन कंसेंट देगा। अलॉन्ग विद दैट एक वो देगा सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट जो देगा, सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, तो सर्टिफिकेट जो देगा उसके अंदर आपको बेसिक चीजें लिखी होंगी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी एक्ट की। पहला पॉइंट आता है उसके अंदर कि भैया उसके अंदर वो मेंशन करके देगा कि मैं जो हूं, चाहे मैं इंडिविजुअल हूं चाहे मेरा फर्म है, एज द केस में भी, वो एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। मतलब कि वो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी प्रॉपर जो आपकी सेक्शन 141 के अंदर एलिजिबिलिटी आएगी उसके हिसाब से वो एलिजिबल भी है, और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है एज पर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के हिसाब से कोई मिसकंडक्ट नहीं है, या उन्होंने मेंबरशिप होल्ड पे नहीं रखी हुई, या फिलहाल कैंसिल नहीं कर दी है, कुछ भी इस टाइप का सिनेरियो नहीं है, वो किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट या फिर एनी अदर रूल्स। ठीक है जी। फिर बात आती है क्या कि जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है, मतलब जो अपॉइंटमेंट होने जा रही है, वो अपॉइंटमेंट जो होगी वो एज पर द टर्म प्रोवाइडेड इन द एक्ट है। मतलब कि जो भैया एक्ट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसके अंदर कोई भी वायलेशन नहीं किया जाएगा, इस चीज का भी सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। साथ ही में आप आगे देखेंगे कुछ बात आएगी सीलिंग लिमिट्स को लेकर। सीलिंग लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल या फर्म कुछ एक नंबर ऑफ ऑडिट्स ही कर सकते हैं, उनके पास अनलिमिटेड ऑडिट करने का ऑप्शन नहीं होता। मतलब कुछ एक गिनती है कि आप 10, 20, 50 ऑडिट ही कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी सीलिंग लिमिट है वो अभी खत्म नहीं हुई है, सीलिंग लिमिट अभी खत्म नहीं हुई है, विद इन लिमिट ही है जो आपका नया अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। तो इस चीज का भी सर्टिफिकेट दोगे कि भैया हमारी जो लिमिट है वो भी खत्म नहीं हो रखी। फिर बात आती है क्या कि भैया कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह अगर मेरे पास जो पेंडिंग चल रही है उसकी मैंने लिस्ट जो दी है वो हर एक एंगल से ट्रू एंड करेक्ट है। मतलब कि जो भी हमारे पास प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब ऑडिटर के अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग चल रही है या फिर उसके पार्टनर के अगेंस्ट कोई चल रही है या फर्म के अगेंस्ट चल रही है, एज द केस में भी, तो उसकी लिस्ट जो प्रोवाइड की गई है हमारी ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड को, एज द केस में भी, वो प्रॉपरली उसके अंदर सारी चीजें डिस्क्लोज की गई है और कोई भी चीज छुपाई हुई नहीं है, और जो भी जानकारी दी गई है वो हर एक एंगल से ट्रू एंड करेक्ट है। इस चीज का भी जिक्र होगा हमारे पास सर्टिफिकेट के अंदर। सर्टिफिकेट में साथ में ये भी जिक्र किया जाएगा कि जो आपका क्राइटेरिया है सेक्शन 141, ऑल्दो वो पीछे आ गया था, बट 141 जो बात करता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, वो भी प्रॉपरली यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अंदर भी कोई वायलेशन किसी भी प्रकार की नहीं है। ठीक है जी, ये काम भी कर लिया हमने ऑडिटर से। फिर क्या होगा, अब जब सब कुछ हमने रिटन कंसेंट ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, सब कुछ ले लिया, मेंबर ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया इसको अपॉइंट कर देना है, तो उसके बाद फाइनली कम्युनिकेट किया जाएगा किसको, ऑडिटर को, कि हाँ जी तुम्हारी अपॉइंटमेंट कंफर्म की जाती है हमारी कंपनी के अंदर, तुम आज से हमारी कंपनी के ऑडिटर हुए आफ्टर एजीएम ऑब्वियसली।
और अलोंग विद दैट एक नोटिस फाइल करना होगा हमें रजिस्ट्रार को, किस फॉर्म में, फॉर्म एडीटी 1 में। एडीटी 1 के अंदर आपको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि हमने फलाना फलाना फॉर्म या इंडिविजुअल को एज अ ऑडिटर अपनी कंपनी में अपॉइंट किया है। कितने दिनों के अंदर ये काम करना है? ये काम करना है आपको 15 दिनों के अंदर अंदर। आपकी मीटिंग कंक्लूड हुई, ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया गया, आप मीटिंग खत्म होने के 15 दिनों के अंदर अंदर आप कम्युनिकेट भी करोगे, अलोंग विद दैट आप रजिस्ट्रार को फाइल भी करोगे 15 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म एडीटी 1 के अंदर कि किस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है। ठीक है जी। फिर बात आती है एनएफआरए रूल्स के ऊपर। एनएफआरए रूल्स ये बेसिकली वही है जो आपने पीछे पढ़ा था सेक्शन 132 के अंदर। उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि कोई भी कंपनी जो होती है, जो कि वो वाली कंपनी है जो कि आपके जो एनएफआरए रूल्स है उसके द्वारा गवर्न नहीं होती, तो उन कंपनीज को भी अपने ऑडिटर के पर्टिकुलर्स को 30 दिनों के अंदर, जिस दिन से हमारा एनएफआरए रूल आया उससे पहले से अगर कोई ऑडिटर अपॉइंटेड है तो उसकी जानकारी 30 दिनों के अंदर अंदर, 30 दिन कहां से, रूल्स आने के 30 दिनों के अंदर अंदर एनएफआरए 1 फॉर्म में भर के देनी होती है अथॉरिटी को, एनएफआरए अथॉरिटी को। ठीक है जी। उसके बाद एनएफआरए रूल आने के बाद अगर फर्दर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो उस ऑडिटर की जानकारी आपको 15 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन आपने अपॉइंट कर लिया उसके 15 दिनों के अंदर अंदर अगेन फॉर्म एनएफआरए 1 के अंदर उसके सारे पर्टिकुलर्स को फिल करके आपको एनएफआरए अथॉरिटी को देनी होती है। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं जो कि कंपनी को ऑब्लिगेशंस होता है कि आपको वो जानकारी ऑडिटर की एनएफआरए तक पहुंचानी है। 30 दिन अगर पहले से अपॉइंटेड था, एनएफआरए रूल आया तो रूल आने के 30 दिनों के अंदर अंदर देना है, और रूल आने के बाद अगर आप कोई भी अपॉइंटमेंट करते हो तो उस अपॉइंटमेंट की जानकारी आपको 15 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म एनएफआरए फॉर्म फिल करके पहुंचानी होगी। ठीक है जी। तो ये सारी बातें थी आपकी सब सेक्शन 1 जो कि अपॉइंटमेंट के ऊपर बात कर रहा था। अब बात आती है टर्म ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा वो कितने टर्म के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ऑल्दो मैंने पीछे थोड़ी सी इसकी जिक्र की थी 5 सालों वाली, बट फॉर्म के केस में कुछ अलग बातें होती है, तो उस टर्म को समझना है आपको सबसेक्शन नंबर 2 के। ठीक है। क्या बात कर रहा है ये? तो पहली बात तो ये जो सबसेक्शन नंबर 2 है ये एप्लीकेबल किसके लिए? क्या ये सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? क्या सभी कंपनी के ऑडिटर्स के लिए एप्लीकेबल है? तो जी नहीं, ये कुछ एक चुनिंदी कंपनीज है उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो पहले तो ये समझना है कि किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है सभी के सभी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। ठीक है जी। ये कंपनीज लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। साथ ही में जो हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है लेकिन उनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। साथ ही में जो भी प्राइवेट कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से या फिर उससे ज्यादा है उन पे भी एप्लीकेबल है। साथ ही में अगर ये पेड अप शेयर कैपिटल वाली थ्रेशोल्ड को कोई कंपनी पार नहीं भी करती है, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी है जिनकी जो पब्लिक बोरोइंग है वो 50 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, उस पे भी एप्लीकेबल है। तो बेसिकली 4 बातें बताई गई। सारी लिस्टेड कंपनी, सारी लिस्टेड कंपनी, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन आया, फिर प्राइवेट कंपनी आई जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन आया, और फिर चौथे पॉइंट में कह दिया गया कि भैया कोई और कंपनी, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी कंपनी हो जिसकी की जो पब्लिक बोरोइंग है वो 50 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी ये सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। किन के ऊपर नहीं लगता तो उसके लिए भी एक्सक्लूजन है कि आपका ओपीसी के ऊपर भी इसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है। अलोंग विद दैट स्मॉल कंपनीज के ऊपर भी हमारा सबसेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये तो पहली बात आई कि किन के ऊपर ये लगता है, किन के ऊपर नहीं लगता। उसके बाद बात आती है कि क्या टेन्योर है। तो कहा गया कि जो इंडिविजुअल को अगर आप अपॉइंट करोगे एज अ ऑडिटर तो वो अपॉइंट किया जा सकता है मैक्सिमम एक टर्म के लिए जो कि होगा 5 सालों का, मतलब 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब 5 लगातार साल। ठीक है ना। अच्छा जी। अगर फॉर्म को अपॉइंट करते हैं एज ऑडिटर तो उस केस में क्या है, तो उस केस में आपके पास प्रोविजन है कि आप 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, वही 5 सालों के 2 टर्म, मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के 2 टर्म, मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 10 साल के लिए अपॉइंट होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहां पे क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे क्लैरिफाई किया था कि आप एक साथ नहीं बोलोगे कि 1 साल 10 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। मतलब क्या होगा, पहले बार जब अपॉइंट किया गया तो पहली बार अपॉइंट होगा, एक टर्म ही होगा जो कि 5 सालों का होगा इन केस ऑफ ऑडिट फर्म। उसके बाद फर्दर ईयर्स में क्या होगी, उसके ऊपर रेटिफिकेशन होगी। जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो दोबारा से 5 साल के एक टर्म के लिए अगेन अपॉइंट किया जाएगा, ना कि रेटिफिकेशन किया जाएगा। मतलब पहली बार जब अपॉइंटमेंट होगा तो 5 साल का एक टर्म के लिए ही अपॉइंटमेंट होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फर्म हो। लेकिन फर्म में कहा गया कि भैया एक टर्म आपका 5 इयर्स का कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप एक और टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन वो अपॉइंटमेंट होगा ना कि रेटिफिकेशन होगा। चलिए, तो ये क्लैरिफिकेशन आ गई। इसके बाद
बढ़ते हैं कूलिंग पीरियड के लिए। कूलिंग पीरियड बेसिकली क्या है? कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है कि भैया इंडिविजुअल को एज ऑडिटर आपने अपॉइंट किया, उसने एक टर्म जो 5 सालों का था वो सर्व कर दिया, उसका वो टर्म कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो अगले 5 सालों तक वो दोबारा उस कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब कि जिस कंपनी में उसका अपॉइंटमेंट था और वो 5 साल अपना कंप्लीट कर चुका, मतलब अपना टर्म कंप्लीट कर चुका है, तो दोबारा से उसकी री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। कितने सालों तक नहीं हो सकती? अगले 5 सालों तक उस कंपनी में नहीं हो सकती। ऑडिट फॉर्म की बात करें तो उसने अपने 2 टर्म कंप्लीट कर लिए। 2 टर्म मतलब 5 साल का एक टर्म कंप्लीट किया, फिर 5 साल का एक टर्म कंप्लीट किया। 2 टर्म कंप्लीट करने के बाद अगेन वो फिर अगले 5 सालों तक वो दोबारा से उस कंपनी में, जिस कंपनी के उसके टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें वो रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। चलिए नाउ बात आती है एग्जांपल की। अब एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। कह रहा है XYZ लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंट्स Mr. Raghav as an auditor in its AGM dated 29 September 2016. Mr. Raghav will hold office of the auditor from the conclusion of this meeting up to the conclusion of 6th AGM, that is AGM to be held in the year of 2021. Now, as per subsection 2, Mr. Raghav shall not be reappointed as an auditor in XYZ Limited for further term of 5 years. That is, he cannot be appointed as an auditor up to year 2026. ठीक है जी, 2016 में अपॉइंट किया गया, 2021 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2021 के बाद 2026 तक उसको दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 5 साल का कूलिंग पीरियड में चला गया, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ऑडिटर था। अगला एग्जांपल आता है जो कि बात करेगा फर्म के ऊपर। क्या कह रहा है? XYZ लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करती है मिस्टर राघव, मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स एज एन ऑडिट फॉर्म। तो ये एक फॉर्म है, तो यहां पे आपके 2 पीरियड लग जाएंगे। इन इट्स एजीएम डेटेड 29 सितंबर 2016, मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स विल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन of this meeting up to the conclusion of 6th AGM to be held in the year 2021। तो पहली बार 16 से लेके 21 तक ही जाएगा, 16 से लेके 26 तक नहीं जाएगा, ध्यान रखना है। फिर नाउ एज पर दी सबसेक्शन 2, मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स कैन बी अपॉइंटेड, दोबारा अपॉइंट किया जाएगा, ना कि रेटिफाई, दोबारा अपॉइंट किया जाएगा और रीअपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर 1 more term of 5 years। एक और टर्म के लिए अपॉइंट किया जा सकता है जो कि 5 consecutive years का होगा, दैट इज अप टू ईयर 2026। इट शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, उसके बाद दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जाता है एज अ ऑडिट फॉर्म इन XYZ लिमिटेड फॉर फर्दर टर्म ऑफ 5 years, दैट इज अप टू ईयर 2031। मतलब उसके बाद के अगले 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। 2 आपका ब्लॉक जो था, 2 जो टर्म था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि एक ही बार आप 10 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हो, आपको एक एक टर्म के साथ ही अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है जी। फिर बात आती है कॉमन पार्टनर का प्रोविजन। कॉमन पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए XYZ है और XYZ के अंदर जो Z है वो एक और A, B और Z करके पार्टनरशिप में भी पार्टनर है। मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका नाम है XYZ और एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका नाम है A, B एंड Z। ठीक है, तो 3 पार्टनर वहां भी, 3 पार्टनर वहां भी, लेकिन जो Z है, मतलब जो Z है हमारा, वो दोनों फॉर्म में पार्टनर है। तो इस केस में अगर XYZ का आपका जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया, तो ना ही A, B, Z भी जो होंगे वो उस कंपनी के ऑडिटर बन पाएंगे। मतलब कि अगर कॉमन पार्टनर का सिनेरियो होगा और वो कॉमन पार्टनर किसी भी फॉर्म में जहां जहां भी पार्टनर होगा, अगर उसने किसी भी एक फॉर्म का टेन्योर कंप्लीट करवा दिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी और फॉर्म होंगे जहां जहां वो कॉमन पार्टनर होगा, वो सारे भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। मतलब वो एलिजिबिलिटी उनकी भी खत्म हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, चलिए नाउ इसके ऊपर एग्जांपल है। क्या कह रहा है? मेसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट इज an audit firm having 2 partners, namely Mr. Krishna and Mr. Shyam. Mr. Shyam is also a partner of another audit firm named Messrs. Kukreja and Associate। तो श्याम जो है वो दूसरे फॉर्म में भी हमारे ऑडिटर है। Messrs. Krishna and Associate was appointed as an auditor in the company Golden Smith Limited for 2 consecutive period of 5 years। ठीक है जी, 2 पीरियड के लिए 5 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया from the year 2016 से 2026 तक। Now if Golden Smith Limited wants to appoint Messrs. Kukreja and Associate as its audit firm, it cannot do so। अगर वो दूसरे फॉर्म को अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज मिस्टर श्याम वॉज द कॉमन पार्टनर बिटवीन द बोथ ऑफ द ऑडिट फॉर्म। जो मिस्टर श्याम है वो दोनों फॉर्म के पार्टनर हैं। दिस प्रोविजन इज ओनली फॉर 5 years। ऑब्वियसली बात है, जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो कितने सालों का है? 5 साल का है, तो अप टू ईयर 2031 तक ये हमारा प्रोविजन रहेगा। आफ्टर 5 years गोल्डन स्मिथ लिमिटेड में अपॉइंट कुकरेजा एंड एसोसिएट एज इज ऑडिटर। कुकरेजा एंड एसोसिएट को भी कर सकते हैं और अलोंग विद दैट जॉब की दूसरी सीए फॉर्म थी उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है एक बार कूलिंग ऑफ पीरियड हमारा खत्म हो गया तो। ना अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड का, सॉरी ट्रांजिशनल पीरियड का। कूलिंग ऑफ के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है ट्रांजिशनल पीरियड का। होपफुली मैं इसके बाद आपको ब्रेक कर दूंगा और फिर जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उसका बहुत
अहम रोल है ट्रांजिशनल पीरियड का नेक्स्ट पार्ट में, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हर एक कंपनी को एक ट्रांजिशनल पीरियड दिया गया जो कि 3 सालों का है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई पहले से फर्म अपॉइंटेड थी और पहले ये रूल नहीं हुआ करता था 5 साल और 10 साल का। तो सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है, उसके अंदर मैंने एक ऑडिटर फर्म को अपॉइंट किया हुआ था पिछले 12 सालों से। ठीक है जी, 12 साल से वो अपॉइंटेड थे। अब जब मेरी कंपनी के अंदर ये कंपनी से 2013 लग गया, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं उनको आगे और कितने पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकता हूं। तो उसमें कहा गया क्या कि अगर कोई भी फर्म या इंडिविजुअल पहले से अपॉइंटेड है कई सालों के लिए, कितने भी पीरियड के लिए, तो स्टिल ये एक्ट जब आया उसके बाद जब कंपनी का पहला एजीएम होगा, उसके बाद फर्दर इनको 3 साल और दे दिए गए कि आप 3 साल चाहो और तो उसी फर्म या उसी इंडिविजुअल से ऑडिट करवा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन 3 साल के बाद जो भी इस सेक्शन और सब सेक्शन के जो भी प्रोविजंस हैं उसको कंपनी को फॉलो कर लेना है। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एक्ट आया, एक्ट आने के बाद पहला एजीएम होगा, उस पहले एजीएम के बाद फर्दर 3 साल का आपको और ट्रांजिशनल पीरियड दिया गया है। मतलब 3 साल की आपके पास छूट है, आप पुराने ऑडिटर से भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है। अब सपोज करो पुराना जो ऑडिटर है वो हमारे पास सिर्फ 1 साल से ही है, तो 1 साल से अगर वो ऑडिटर होगा 3 साल की छूट दे दी गई। ठीक है। तो एडिशनल आपको और कितना पीरियड मिल जाएगा, एडिशनल आपको 1 साल और मिल जाएगा, क्योंकि टोटल जो ब्लॉक बनेगा वो कितने का बनेगा, 5 सालों का ब्लॉक मिलेगा। अब इस चीज को ना आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो अगला पार्ट आएगा उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आपको बस यहाँ पे ये समझ लेना है कि अगर पुराने से भी कोई ऑडिटर चलता आ रहा है, मतलब मेरी कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग पुराना कोई ऑडिटर इंडिविजुअल है या फर्म है, कुछ भी हो, और वो कई सालों से है, तो उस केस में तो ये जो 5 साल 10 साल वाला प्रोविजन तो पहले लग नहीं रहा था। तो इस एक्ट ने क्या कहा कि जब ये एक्ट आ गया उसके बाद जब पहला एजीएम होगा, तो उस पहले एजीएम के बाद 3 साल तक आप चाहो तो उसी को कंटिन्यू कर लो, चाहे तो चेंज कर लो, लेकिन 3 साल के बाद आपको इस प्रोविजन को फॉलो करते हुए ही अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट करना है। अगर ये प्रोविजन फॉलो हो रहा है तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको 3 साल की मोहलत दी गई है इन शॉर्ट। नाउ फिर ये कहा जा रहा है कि ए से लेकर डी तक जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए, ये कुछ राइट्स होते हैं जो कि हमारे ऑडिटर के पास होते हैं और कुछ राइट ऐसे होते हैं जो हमारे कंपनी के पास होते हैं। क्या राइट होता है, तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो हमारे ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। कुछ ग्राउंड से, कुछ कंडीशन से, कुछ अप्रूवल वगैरह लेनी होती है, लेकिन वो ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। हमारा सेक्शन 140 उसके ऊपर बात करेगा। और कई बार ऐसे सिनेरियो होते हैं कि जो ऑडिटर है वो चाहे तो उस कंपनी से रिजाइन कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो पीरियड्स बता दिए, तो इस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि बंदिश होगी कि भैया एक बार अपॉइंट हो गया तो 5 साल तक रहेगा ही, ना कोई रिजाइन कर सकता है ना कोई रिमूव कर सकता है, ना जी ना। कह रहे हैं जो रेजिग्नेशन है और जो रिमूवल है वो राइट अपने अपने हैं। वो कोई रिजाइन करना चाहे रिजाइन भी कर सकता है, कोई रिमूव करना चाहे रिमूव भी कर सकता है। ये बस एक तरीके से पीरियड बता रहे हैं विच इज मैक्स पीरियड, मैक्सिमम पीरियड बता दिया इन्होंने कि इससे ज्यादा कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता। इससे पहले कोई रिजाइन कर दे अपनी दिक्कत है, कोई रिमूव कर ले वो उसकी इच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा पीरियड कोई फॉलो ना करे उसके ऊपर सेक्शन 139 आपकी बात करता है। तो ये था आपका एफ पॉइंट। नाउ जो आपका सब सेक्शन 3 और 4 है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कनेक्शन है इस ट्रांजिशनल पीरियड से। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ पाए हो और नेक्स्ट पार्ट में आप इसको कंटिन्यू करोगे।